the sales forecast by the marketing department. It is an estimated activity. It is an estimated process which is conducted by the marketing department. A department called the sales department is responsible for estimating, calculating, assessing the future sales. एक साल की जो sales हैं उनके बारे में idea लिया जाता है और predicting the future sales and sales trend, upcoming trends, upcoming fashion, change in income, इन सारी चीज़ों को forecast किया जा सकता है। और सबसे पहले ये बताया गया था ये लास्ट लेक्चर में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इसके एग्जाम में 2 क्वेश्चंस और 2 टॉपिक्स इसके कॉमनली डिस्कस किए जाते हैं, सेल्स फोरकास्ट के यूजेस बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड द टेक्निक्स टू एस्टिमेट द सेल्स डाटा। आज का टॉपिक टेक्निक होगा। दैट स्टार्टेड विद द यूजेस ऑफ सेल्स फोरकास्ट। जिस तरह उस दिन बताया गया था कि ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि सेल्स फोरकास्ट को यूज़ करते हैं। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से डाटा कंडक्ट करता है, कैश फ्लो और प्रोजेक्टेड प्रॉफिट, और जो लोन की अरेंजमेंट है, अगर आपको कैश की ज़्यादा ज़रूरत है इस साल तो पहले से ही ये सारी अरेंजमेंट की जाती है। ये सारी की सारी जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की जो वर्किंग है दैट इज़ बेस्ड ऑन द सेल्स फोरकास्ट। और अगर आपकी सेल्स फोरकास्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट में उसमें ज़्यादा एरर्स होंगे, ऑल्दो कि ये एस्टिमेटेड थी, ऑल्दो कि इसमें इनएक्यूरेसीज थी, फिर भी अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा इनएक्यूरेट होगी तो बाकी डिपार्टमेंट्स की वर्किंग भी इससे डिस्टर्ब होगी। इस तरह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन प्लानिंग है, रॉ मटेरियल की जो परचेजिंग है, प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है, टाइप ऑफ द प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो ये सारी स्टॉकिंग, वेयर हाउसिंग, क्वालिटी, ये सारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सेल्स फोरकास्ट पे बेस करेगी। एचआर डिपार्टमेंट क्योंकि वर्कफोर्स प्लान बनाता है, नंबर ऑफ स्टाफ को हायर करता है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टाफ और डिक्रीजिंग और मेंटेनिंग द स्टेबल नंबर ऑफ पीपल, तो ये जो आपकी वर्कफोर्स प्लानिंग है बाय द एचआर डिपार्टमेंट, ये भी टोटली बेस करेगी उसी कैलकुलेशन पे जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सेल्स डिपार्टमेंट ने एक एस्टिमेशन बनाई है। इस तरह लास्टली मार्केटिंग इसको खुद भी यूज करेगा और एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन उसी तरीके से डिजाइन की जाएगी, उसी तरह सेल्स फोरकास्ट। जो मार्केटिंग बजट है, मैंने इसका एक जो फर्स्ट प्रायोरिटाइज मेथड डिस्कस किया था, उसके अलावा भी थे, लेकिन मैंने कहा था कि जो सबसे अच्छा मेथड है वो है एलोकेटिंग द प्रमोशनल बजट ऑन द बिहाफ ऑफ सेल्स। अकॉर्डिंग टू द सेल्स इंक्रीज करेगी तो बजट इंक्रीज है, और अगर सेल्स डिक्लाइन में है तो ये सबसे अच्छा मेथड जो है, बेस्ट मेथड माना जाता था। मार्केटिंग डिपार्टमेंट इसी मेथड को यूज करता। तो ये इंट्रोडक्शन था यूजेस का। आज का जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ सेल्स फोरकास्ट। हाउ वी कलेक्ट द डाटा, हाउ वी कंडक्ट द डाटा। मार्केट रिसर्च हमें करना पड़ेगी, हमें किस तरीके से, हाउ द बिजनेसेस आर एबल टू मेक एंड प्रिपेयर एन एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर सेल्स। जाहिर है कोई ना कोई ऐसे मेथड तो होंगे जिसमें एक अंदाजा सा मुकर्रर किया जाता है। इसमें उस दिन भी बताया गया था कि जो there are 2 types of businesses, newly formed और older experienced businesses। तो दोनों की सेल्स फोरकास्ट में ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन आपको नजर आई थी। जो ओल्ड वंस हैं उनके पास क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का डाटा है तो उनके लिए सेल्स फोरकास्ट को बनाना इजी था, और न्यू वंस के लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट समझा गया था। आज हम कुछ इसके मेथड डिस्कस करते हैं, मेथड्स ऑफ सेल्स फोरकास्ट। तो सबसे पहले है सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट। आज का फर्स्ट मेथड प्रायोरिटाइज किया मैंने, जो बुक का सीक्वेंस था उसको थोड़ा सा मैंने चेंज किया कि इसको जो सबसे पहले कौन सा यूज होता है। सबसे पहले सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट। इससे पहले तो आप ये समझ लें कि सेल्स फोर्स का क्या मतलब है, व्हाट इज मेंट बाय सेल्स पीपल, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप किसी शॉप पे जाएं तो वहां पे आपको एक वर्ड यूज होता है, सेल्स मैन, सेल्स पर्सन, sales representative, the person who is responsible for introducing, promoting, selling the product to the customer। आसान से इसकी डेफिनेशन। आप किसी भी फर्म के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अगर गए हैं, किसी भी कस्टमर सर्विसेज में गए हैं, तो जो आपको बंदा मिलेगा जिससे आप सर्विस ले रहे हैं, अगर आप यूफोन के ऑफिस में गए हैं और नई सिम इशू करवाने हैं तो आपको सेल्स फोर्स नजर आएगी। अगर आप किसी आपकी स्ट्रीट में या रोड साइड पे किसी आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम को बाय कर रहे हैं तो वो आपको सेल्स फोर्स उनकी जो है
रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग, इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं, प्रमोट भी करते हैं और सेल भी करते हैं, और इनको उस प्रोडक्ट के सारे फीचर के बारे में पता होता है। सेल्स फोर्स के बारे में कहा जाता है कि ये डेली कस्टमर से मिलती है। याद रखें कि सेल्स फोर्स को अगर आप एक्सटेंसिवली समझना चाहें तो जो दुकानदार, रिटेलर्स और होलसेलर्स हैं वो भी आपकी सेल्स फोर्स हैं, थर्ड पार्टी, मतलब आपको वो भी डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट, पहले तो ये है कि सेल्स फोर्स कॉस्ट को 1 by 1 कॉल करें, 1 by 1, ये 1 to 1 इंटरव्यू फॉर्म में कंडक्ट किया जाएगा। 1 to many क्यों नहीं, वाई यू डू नॉट कॉल अ मीटिंग, सबको एक साथ बुला ले और उनसे डाटा ले लें। एक फिनोमिना साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि जो ऑडियंस का जो इन्फ्लुएंस है ना, वो मैटर करता है। क्लास में अगर एक बच्चे ने सही जवाब दिया है या गलत जवाब दिया है, बाकी सारे बच्चे उसके आंसर से इन्फ्लुएंस होकर वही आंसर, हालांकि उनके पास अपना आंसर भी होता है। ये कॉमन सी एक मिस्टेक, जब किसी भी ऑडियंस में बैठे होते हैं तो ऑडियंस का इन्फ्लुएंस जरूर आपके सामने आ जाता है। तो इसीलिए इसको 1 by 1 डील किया गया। इट इज अ मेथड ऑफ सेल्स डाटा forecasting data that add together all of the individual, one by one आपने उनको कॉल करना है, individual predictions आपने उनको लेनी है फ्यूचर सेल्स। क्योंकि कहा जाता है कि ये डेली कंज्यूमर से मिलते हैं, दे हैव अ रियल इनसाइट अबाउट द ट्रेंड्स, कंज्यूमर बिहेवियर, कौन सा फ्लेवर उनको पसंद है, कौन सा फ्लेवर जो है वो उनको पसंद नहीं, और कंज्यूमर की जो कंप्लेन्स हैं उनके बारे में भी, कंज्यूमर डायरेक्टली इनको कंप्लेन करता है। ये कंप्लेन फर्म के कंप्लेन डिपार्टमेंट में कंज्यूमर डायरेक्टली भी नोट करवा सकता है, और सेल्स पीपल भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बता सकते हैं कि प्रोडक्शन को बताया जाए कि इस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा फॉल्ट्स हैं और कॉन्टिन्यूसली कस्टमर्स जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं। तो 1 by 1 आप इनको कॉल करें और इनसे डाटा जो है वो कंडक्ट किया जा सकता है। इससे एक अंदाजा, एक एस्टिमेट जो है वो रेज किया जा सकता है। जैसे कि लिखा गया कि इसमें उसकी डिटेल ये बताई गई है, कीपिंग इन कांटेक्ट, ये कस्टमर के साथ जुड़े हैं, डेली उससे मिलते हैं, या कस्टमर इनके पास आता है या ये कस्टमर के पास जाते हैं। समटाइम आपने टीवी एडवर्टाइजमेंट में देखा है कि कुछ एंकर्स या जो कुछ सेलिब्रिटीज हैं वो किसी वॉशिंग पाउडर को लेके किसी घर में चले जाते हैं, नॉक करते हैं और बताते हैं, फहद मुस्तफ़ा चला जाता है और जाके बेल बजाता है और कहता है कि जी मैं एरियल की तरफ से आया हूँ, और एरियल जो है वो जैसे आपके कपड़े धोएगा वो वैसा कोई भी प्रोडक्ट जो है वो। तो इस तरीके से ये कस्टमर से डेली मिलते हैं। सेलिब्रिटीज को हायर करने का मकसद सेल्स फोरकास्ट के तौर पे, सेल्स फोर्स के तौर पे ये है क्योंकि लोग सेलिब्रिटीज पे ट्रस्ट करते हैं, उनको पसंद करते हैं, और ये एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी बिजनेस में स्टडी किया जाता है कि लोग उन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं जो सेलिब्रिटी यूज करती है। क्योंकि फवाद एक शैम्पू यूज करता है तो आपने भी यूज करना है। तो ये सेल्स फोर्स का बड़ा एक इम्पैक्ट जो है नजर आता है कंज्यूमर के बिहेवियर पे। कुछ लोगों को लगता है कि शायद ऐसी बात ना हो, लेकिन ऐसा मार्केटिंग में देखा गया सेलिब्रिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स को, क्योंकि पेप्सोडेंट शाहरुख यूज करता है तो मुझे भी पेप्सोडेंट यूज करना है। तो ये मार्केटिंग में ये इफेक्ट्स हैं, ये मार्केटिंग टेक्निक्स बड़ी इफेक्टिव है। ये कस्टमर से मिलते हैं, शॉपकीपर से, होलसेलर से, एंड they are able to develop a real insight about the marketing trends, taste, इनको कंज्यूमर के इनकम का भी आइडिया हो जाता है, इनको कंज्यूमर की स्पेंडिंग पैटर्न, बाइंग हैबिट्स का भी आइडिया हो जाता है, और ये एक एस्टिमेशन सी रेस की जा सकती है। और फिर एक वर्ड, जब आप इस मेथड को पढ़ते हैं तो जब आप मेथड को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि कॉम्पोजिट का वर्ड, अब वो तो मैंने अब बताने लगा हूँ कि सेल्स फोर्स अभी तक हमने पढ़ा है, कॉम्पोजिट तो पढ़ा ही नहीं। कॉम्पोजिट का मतलब क्या है? बेसिकली जब आप सब इंडिविजुअल से प्रेडिक्शंस को कलेक्ट कर लेते हैं और फिर आप इसकी एक कॉम्पोजिट रिपोर्ट बनाते हैं, यानी एक एवरेज, उन सबको एक ज्वाइन करते हैं, उस सारे डाटे को, उसको एनालाइज करते हैं, और फिर उसकी एक इवेल्युएशन समरी जो है वो प्रेजेंट की जाती है, और उसमें ये डिसाइड किया जाता है, एक एस्टिमेट कैलकुलेट किया जाता है बाय द मार्केटिंग के फ्यूचर सेल्स क्या हों। ये एक मेथड अभी हमने पढ़ा, 4 मेथड हम आज जो है वो स्टडी करेंगे। सो सेल्स फॉर कॉम्पोजिट डन हो गया। एंड द सेकंड वन, ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट्स, नाम से ऐसे नजर आ रहा है, सेल्स फोर्स का वर्ड आपने पढ़ा, वो क्लियरली उधर ही पता चल गया आपको कि ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि हमारी हेल्प करेंगे टू कंडक्ट द सेल्स फॉर डाटा। तो ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट, ये भी वर्ड से थोड़ा सा आपको
आइडिया हो जाएगा कि सम ऑफ द एक्सपर्ट्स आर देयर, वी यूज द स्पेशलाइज्ड पीपल। अब ये एक्सपर्ट कहाँ से आएंगे, बस ये समझना है, ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट। और इससे अगला मेथड होगा डेल्फी ऑफ एक्सपर्ट या डेल्फी मेथड। तो ये एक्सपर्ट कहाँ से आएंगे, क्लियरली लिखा हुआ है कि दीज आर द एक्सपर्ट्स join together, call at the head office within the business, inside the organization। बिजनेस बहुत बड़ा है, इसकी ब्रांचेस नेटवर्क फैला है, इसकी ब्रांचेस के डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं जो मुख्तलिफ एरिया से आए हैं और अपने अपने एरिया के बारे में एक एक्सपर्ट ओपिनियन और नॉलेज रखते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर एक कराची में एक बैंक का हेड ऑफिस है तो वो सारे जो सिटीज हैं जहाँ जहाँ उनकी ब्रांचेज हैं, उन ब्रांच के जो मैनेजर हैं या ब्रांच का कोई एक्सपर्ट हेड है वो उसको कॉल करेंगे और वो बेसिकली ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट को कंडक्ट करने के का जो मेन मेथड है वो तो यही समझा जाता है कि आप इनको हेड ऑफिस में कॉल करें और इनसे वहां पे एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग के थ्रू एक डाटा, और ये अपने एरिया के स्पेशलाइज होते हैं कि इनको पता होता है कि सियालकोट में लोगों की क्या बिजनेस है, उनकी इनकम क्या, उनका टेस्ट, फैशन, उनका बिहेवियर, उनकी स्पेंडिंग, उनका एटीट्यूड, एग्रेसिवनेस, साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, लिटरेसी लेवल ज़ाहिर है जितना ज्यादा होगा इसी तरीके से प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट। तो ज्यूरी जो है यूजेस द एक्सपर्ट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इनको कॉल करें, इनको हेड ऑफिस में या आजकल क्योंकि ऑनलाइन में आप इनको एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऐड कर लें, फोन कॉल कर लें, व्हाट्सएप का एक मैसेज इनको रेज किया जा सकता है। मकसद क्या है, मकसद तो एक सेल्स का एक फिगर है ना, एक आइडिया जनरेट करना है कि इस एरिया में अगर सियालकोट में लोग रहते हैं तो यहाँ किस किस्म की क्लोथिंग को लोग प्रेफर करते हैं और उनकी बाइंग जो पावर है वो क्या है। तो वो जो सियालकोट का एक एक्सपर्ट ब्रांच हेड है या ब्रांच में कोई ऐसा एम्प्लॉई है जो कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट माना जाता है, वो हेड ऑफिस में जाता है और डाटे को प्रेजेंट करता है। सीनियर मैनेजर्स मीट, सीनियर मैनेजर्स कहाँ से आएंगे, सीनियर मैनेजर्स ऑब्वियसली ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहा है, लेकिन वो जो ब्रांच हेड है वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। डेवलप फोरकास्ट बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ देयर स्पेसिफिक एरिया ऑफ रिस्पॉन्स, वो अपनी एरिया की के बारे में नॉलेज रखते हैं और ये लो कॉस्ट है। वजह इसकी ये है क्योंकि सेल्स फॉर कॉस्ट के बारे में भी अभी हमने समझा कि वो लो कॉस्ट था, और ज्यूरी भी लो कॉस्ट इसलिए है क्योंकि जो आपके अपने एम्प्लॉयज होते हैं इनसे मीटिंग या इनसे डाटा कंडक्ट करने के लिए, इनको हेड ऑफिस में कॉल करने के लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। एक ड्रॉबैक यानी एक लैक जो है वो समझा जाता है, एक लैक समझा जाता है, वो लैक ये है कि ये आपकी प्रोडक्ट और आपके बिजनेस के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन माइट भी ये एक्सटर्नल सिचुएशन के इतने एक्सपर्ट ना हो, इकोनॉमिक फैक्टर के, सोशल फैक्टर्स के, टेक्नोलॉजी के बारे में शायद इनको आइडिया इतना ना हो, मुल्क के जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसके बारे में शायद ना जानते हो। तो ये आप जब एनालिसिस में लिख रहे हैं तो ज्यूरी में आप एवेल्युएशन के अंदर ज्यूरी का ये एवेल्युएट कर सकते हैं कि ये एक्सटर्नल सिचुएशन को नहीं जानते। तो इसी मेथड में हम एक ऐसा मेथड भी पढ़ेंगे जिसमें आप ये क्लियरली देखेंगे कि कुछ एक्सपर्ट ऐसे भी आएंगे जो एक्सटर्नल सिचुएशन को जानेंगे। तो ज्यूरी होपफुली क्लियर है कि दीज आर द स्पेशलाइज्ड पीपल अराइव फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ द बिजनेस, डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, ये आते हैं और एक आइडिया और एक एस्टिमेशन जो है वो देते हैं प्रोडक्ट के बारे में और कंज्यूमर के बाइंग हैबिट्स और स्पेंडिंग पैटर्न्स के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम डेल्फी मेथड की तरफ। डेल्फी ऑफ एक्सपर्ट भी इसको बोला जाता है, ये बिल्कुल वही है जैसे ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट थी और अब ये डेल्फी ऑफ एक्सपर्ट है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ मेथड्स, जो कि ज्यूरी एक्सपर्ट्स के लाए गए, डेल्फी भी एक्सपर्ट्स के लाए गए। ये एक्सपर्ट आते हैं आपके बिजनेस के बारे में कुछ बताएंगे आज, लेकिन क्या डिफरेंस है फिर ये इन दोनों मेथड्स में, क्या चेंज माना जाता है। डेल्फी मेथड जो है ये एक्सपर्ट्स तो आएंगे स्पेशलाइज्ड नॉलेज के साथ, लेकिन ये आउटसाइडर होंगे, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय नहीं हैं, ये एक्सपर्ट हैं,
ये मार्केट के एक्सपर्ट लोग हैं, आपकी फर्म में आते हैं, आप इनको कॉल कर लें किसी जगह पे, किसी प्लेस में, किसी मीटिंग कॉन्फ्रेंस रूम में, किसी होटल में, फर्म में, हेड ऑफिस में, कहीं भी इनको कॉल किया जा सकता है और इनसे वन टू मैनी फॉर्म, वन टू मैनी मीन्स एक इंटरव्यूअर, और ये एक मीटिंग की फॉर्म में अपना डाटा आप इनसे कंडक्ट करेंगे। जो मेथड आप यूज करेंगे इनके लिए वो इंटरव्यू होगा और क्वेश्चनेयर होगा, या आप इनसे रिटन फॉर्म में क्वेश्चनेयर्स फिल करवाएंगे या आप इनसे वर्बल फॉर्म में इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। What is the main purpose of conducting the Delphi method and using these anonymous people anonymous to each other लिखा है। anonymous का मतलब ये है कि ये आपस में obviously शायद एक दूसरे के लिए एक दूसरे को नहीं जानते। ये मार्केट के एक्सपर्ट लोग हैं, ये मार्केट की सिचुएशन को जानते हैं। जैसे एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, वो इकोनॉमी के बारे में जानता है, एक मार्केटिंग एक्सपर्ट है, वो मार्केट के नॉलेज और उसको ये पता है कि मार्केट आने वाले वक्त में इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में जानता है। एक लॉयर है, वो लॉ के बारे में जानता है। एक डॉक्टर है, वो ये सजेस्ट कर सकता है कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है कोविड की, ये इसकी क्या फोरकास्ट बताई जा सकती है, क्या इसकी वैक्सीनेशन आज आ सकती है, आ जाएगी, कब तक आ जाएगी, तो वो एक एस्टिमेशन। तो दीज आर द पैनल ऑफ एक्सपर्ट। these people are anonymous to each other, they do not meet, they provide the data not related with the business। ये बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते, ये बिजनेस की प्रोडक्ट की क्वालिटी शायद जानते हैं शायद नहीं जानते, क्योंकि इनको आपने इस पर्पस के लिए नहीं बुलाया कि हमारी आइसक्रीम का टेस्ट कैसा है। ये बेसिकली आए हैं मार्केट की सिचुएशन को आपके सामने रखते हैं। ये थर्ड पार्टी हैं, ये आपसे चार्ज करेंगे और इसीलिए ये कंपैरेटिवली जो दो मेथड हैं इनसे एक्सपेंसिव मेथड जो है वो समझा जाएगा। लॉन्ग रेंज क्वालिटेटिव, क्वांटिटी ये नहीं बता सकते, ये क्वालिटी बताएंगे। Forecasting techniques obtained from a panel of experts. These panel of experts come from outside, they are anonymous to each other। The facilitator, the interviewer, जो कि उससे उनसे कोऑर्डिनेट करता है और उनके ओपिनियंस को कंडक्ट करता है। राउंड ऑफ क्वेश्चनेयर, 1, 2 और 3 क्वेश्चनेयर्स का राउंड जो है वो लिया जाता है, या फिर अगर आप इंटरव्यू का मेथड भी यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल ऐड की गई हैं। डिमांड लेवल जो है ना, ये एक एक्सपर्ट होगा मार्केटिंग का। इन्फ्लेशन रेट जो है वो इकोनॉमिस्ट बताएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो इकोनॉमिस्ट जो है वो आपको सजेस्ट करेगा। जैसे कि सर इमरान जैसे लोग जो होते हैं ये इकोनॉमिक एक्सपर्ट होते हैं। तो ये बेसिकली इकोनॉमी पे जो इनकी आई है और इनकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और समटाइम्स आम जिंदगी में इवन अगर मैं बिजनेस पढ़ाता हूँ तो मैं सर इमरान और सर सत्तार जैसे लोगों से इकोनॉमी की ग्रोथ रेट्स और फ्यूचर ट्रेंड के बारे में स्टडी करता रहता हूँ। तो ये बिजनेसेस की भी बिल्कुल यही एग्जांपल है। तो इन्हीं लोगों से आप एक आइडिया जो है वो ले सकते हैं। ये इकोनॉमिक एक्सपर्ट के तौर पे आपकी फर्म में आएंगे, टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट आपकी फर्म में आएंगे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट आएंगे, लॉयर्स आएंगे, डॉक्टर्स आएंगे, इंजीनियर्स आएंगे, आईटी एक्सपर्ट्स आ सकते हैं। ये सारे लोग आएंगे, चार्ज करेंगे और एक आइडिया सा आपको दे के जाएंगे। और जैसे कि इसकी वैल्यूएशन में आप ये क्लियरली लिखेंगे कि ये एक्सटर्नल सिचुएशन और मार्केट कंडीशन के बारे में तो बताएंगे, ये डॉलर रेट के इंक्रीज या डिक्रीज होने के बारे में तो बताएंगे, लेकिन आपकी प्रोडक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली प्रोवाइड नहीं करेंगे। ज्यूरी का जो बेनिफिट था इसका जो ड्रॉबैक, ज्यूरी का जो ड्रॉबैक था वो इसका बेनिफिट। तो इसको आपने इसके मेन एरिया को एनालिसिस में लिखना है। और जो इसका एक लिमिटेशन बताई गई है कि ये आपकी प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं जानते, उसको आपने बताना है इवैल्यूएशन के पॉइंट के अंदर आप लिख सकते हैं। और फिर साथ आप ज्वाइन भी कर सकते हैं कि इवैल्यूएशन में साथ साथ इवैल्यूएशन का जो मेन कंपोनेंट है इसको भी डिस्कस करते रहते हैं। इसमें आप मेन बता सकते हैं कि अगर आपके पास डेल्फी का ये ड्रॉबैक है और ज्यूरी का ये ड्रॉबैक है, तो इन दोनों ड्रॉबैक को इवैल्यूएशन के अंदर कैसे आप कवर कर सकते हैं। तो इसका इजी सोल्यूशन ये है कि आप इवैल्यूएशन के अंदर फाइनल कंक्लूजन में आप सजेस्ट करेंगे कि इन दोनों मेथड को सेम टाइम आपको यूज करना चाहिए, ताकि दोनों की लिमिटेशंस यानी डेल्फी और ज्यूरी दोनों यूज करना बेहतर होता है। एक मेथड आप यूज करेंगे ओके, लेकिन फिर आपको उस मेथड का ड्रॉबैक भी फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दोनों मेथड यूज करते हैं तो फिर वो जो लिमिटेशन है
वो पॉसिबल है कि वो आप रिड्यूस कर सकते हैं। इसको आपने एग्जाम के इवैल्यूएशन कंपोनेंट के अंदर लिख सकते हैं। आपका एनालिसिस भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपने दोनों मेथड को सजेस्ट किया और उनके बेनिफिट्स और यूज और पर्पस और रास्ता वे बताया, मेथड बताइए क्या है, क्यों है, क्या करते हैं। एंड एवेल्युएशन के अंदर आपने इनको थोड़ा लिमिटाइज भी किया और उस लिमिटेशन का सोल्यूशन भी बताया। भाई दोनों मेथड को यूज करें एक साथ ताकि आप दोनों की लिमिटेशन से बच सकें। द लास्ट मेथड ऑफ क्या आज हम पढ़ें, सेल्स फोरकास्ट टेक्निक। क्लियरली एग्जाम में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपको नजर आएगा। वैल्यूएट दी सेल्स फोरकास्ट टेक्निक्स। ये बिजनेस जो है ये मार्केट रिसर्च करने जा रहा है, सेल्स फोरकास्ट ये कैसी टेक्निक यूज करेगा वो आपको नाम नहीं बताएगा। दैट यू हैव टू रिमेंबर। आपका ये टॉपिक आपका प्रिपेयर होना चाहिए और चारों मेथड्स के बारे में आपको उनका नाम, उनका नॉलेज, उनका एनालिसिस आपको आना चाहिए। तो ये कहा जाता है if you want to make an estimation of सेल्स बिजनेस प्रोडक्ट बनाता है और किसको सेल करता है, कंज्यूमर को सेल करता है। तो व्हाई शुड नॉट द सेल्स फोरकास्ट शुड बी कंडक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द कंज्यूमर। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जितने मेथड हमने पढ़े हैं इससे ये तो यूजलेस है, ज्यूरी डेल्फी, ये तो अजीब से मेथड है। सबसे बेहतर तो वो इंसान आपको डेटा प्रोवाइड करेगा जो कि उस प्रोडक्ट को बाय करता है, जो उस आइसक्रीम को खाता है, जो उस कार को ड्राइव करता है, जो उस शैम्पू को यूज करता है और बताता है कि उसके बालों में पॉजिटिव रहा है या नेगेटिव रहा है, डैंड्रफ खत्म हुआ है या नहीं। तो कंज्यूमर से मिलें डायरेक्टली और उससे पूछें। सबसे अच्छा मेथड जो है वो तो कंज्यूमर सर्वे ही समझा जाता है। कंज्यूमर सर्वे ये आप लेवल 1 में चले जाएं, वहां पे आपको नजर आएगा चैप्टर नंबर 17 में मार्केट रिसर्च। प्राइमरीली रिसर्च इज दैट फॉर्म ऑफ रिसर्च इन विच द बिजनेस conducting the market research via direct contact with the actual or potential customers. And how we conduct the primary, what are the methods that the consumer surveys, and we conduct the consumer surveys through conducting the interviews, questionnaires, test marketing, and observations, observing the behavior of the society and the consumer. तो कंज्यूमर सर्वे आप करें। प्राइमरीली रिसर्च की आज हम बात करेंगे, सेकेंडरी की नहीं। सेकेंडरी भी पॉसिबल है कि अगर आप किसी दूसरे का सर्वे यूज कर लेते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आज हम बात करेंगे क्योंकि हम सेल्स का एक एस्टिमेट लेने जा रहे हैं। सेकेंडरी तो वैसे ही उसमें इनएक्यूरेसी की प्रॉब्लम है। अगर आप उसको यूज करेंगे तो वो पहले ही इतनी ज्यादा इनएक्यूरेट है और आप उसको यूज कर रहे हैं एज एन एस्टिमेशन। इसको आपने एक्यूरेसी की तरफ लेके जाना है, तो इसलिए सजेस्ट किया जा रहा है आज कि इसको प्राइमरीली के तौर पे आप यूज करें। अ क्वेश्चनियर इनटू द लाइफस्टाइल, क्वेश्चनियर और इंटरव्यू व्हाटएवर, ये सिर्फ एक वर्ड है क्वेश्चनियर, अदरवाइज इंटरव्यू, ये अदरवाइज टेस्ट मार्केटिंग, अदरवाइज ऑब्जर्वेशन। into the lifestyle habits behavior of a particular group, establish or potential customers, potential or prospective customers। मार्केट रिसर्च के बारे में बताया गया। आप क्वांटिटी भी गैदर करते हैं, आप क्वालिटी भी गैदर करते हैं, और बस ये सजेस्ट किया गया। आपने सैंपल साइज कह रहा है कि जब आप कंज्यूमर सर्वे कंडक्ट करें तो जो आपका सैंपल साइज है, सैंपल साइज द सैंपल ऑफ कंज्यूमर लार्ज इनफ, कम से कम आपका सैंपल जो है वो थोड़ा सा ह्यूज होना चाहिए ताकि आप एक्यूरेटली मार्केट रिसर्च कर सकें। अब इसके लिए भी मेरे पास कोई पर्टिकुलर नंबर तो नहीं था कि आप कितना सैंपल साइज होना चाहिए। जब एक लैब जो है वो ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल लेती है तो कितना ब्लड लेना चाहिए, क्या इसकी कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी है? उसकी 0.6 आई थिंक जो है वो क्वांटिटी ली जाती है। किसी मेडिकल के बंदे से पूछना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो सैंपल है इसमें मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, वो तो कोई डॉक्टर बताएगा, इसमें मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि 0.1 एटलीस्ट। अगर आपके 1 लाख यूजर हैं तो 0.1 का मतलब क्या है? 0.1 का मतलब है एटलीस्ट 100 कंज्यूमर्स तो आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव यूज करें ना, उनसे डाटा कंडक्ट करें। अगर आपने एक आइडिया लेना है कि कौन सा फ्लेवर, कौन सा
फीचर टेक्नोलॉजी कंज्यूमर लाना चाहता है, पसंद है, लाइकलीनेस डिसलाइकलीनेस यू वांट टू गेट, देन डायरेक्टली मीट विद द पोटेंशियल एक्चुअल कस्टमर्स, और पोटेंशियल कस्टमर से डायरेक्टली मिलें और उससे पूछ लें भाई तुम क्या खरीदना चाहते हो, फ्यूचर में तुम्हारी क्या बाइंग पावर है, क्या क्या तुम्हारा चेंज हो सकता है, मार्केट के क्या सिचुएशन है जो चेंज हो सकती है, कौन सी प्रोडक्ट जो ऑलरेडी कंज्यूमर यूज कर चुके हैं और वो उससे बोर, ये सारी चीजें जो है ये कंज्यूमर सर्वे से आपको गेट हो सकती हैं। एक्सपेंसिव का एक वर्ड यूज किया गया, ऑब्वियसली ये हमने हमेशा देखा कि जो प्राइमरीली रिसर्च है ये कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव फॉर्म है। ज्यूरी सबसे, ज्यूरी और कॉम्पोजिट क्योंकि वो आपके इंटरनल एम्प्लॉइज थे, डेल्फी में क्योंकि थर्ड पार्टी एम्प्लॉइज थे और सबसे एक्सपेंसिव इसमें डेल्फी माना जाता है। और उसके बाद कंज्यूमर सर्विस प्राइमरी रिसर्च जो है इसके लिए आपको मार्केट रिसर्च पीपल हायर करना पड़ता है, और ये रिसर्च पीपल जो हैं क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपेंसिव फॉर्म है इसको आपको बाय करना पड़ता है, मार्केट में सेंड करना पड़ता है, रिपोर्टिंग करनी है, मार्केट में वापस आके आपने उसकी एक फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, उसको एनालाइज करना है, उसको इवेल्युएट करना है, तो कंज्यूमर सर्वे। लेकिन अब अगर लास्ट पे ये क्वेश्चन जो है वो रेज किया जाए कि इन चारों में से इसमें से इफेक्टिव कौन सा है, जब आप एनालिसिस में करेंगे तो जाहिर है 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें 6 मार्क्स एनालिसिस के लिए ऑब्वियसली आपको तकरीबन ये चारों मेथड्स का हिंट देना होगा। और इवेल्युएशन के अंदर अकॉर्डिंग टू बिजनेस जो है वो आप इवेल्युएट करेंगे, चारों की लिमिटेशन बता दें। कंज्यूमर सर्वे जो एक्सपेंसिव है, ज्यूरी जो है वो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन का लैक होल्ड किए हैं, डेल्फी जो है वो इंटरनल इंफॉर्मेशन का लैक होल्ड किए हैं, सेल्स फॉर कॉम्पोजिट जो है वो आपके एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई हो सकता है डीमोटिवेटेड और वो प्रॉपरली आपको इन्फॉर्म ना कर सकें, उनकी इंफॉर्मेशन उनके सेल्स रिवॉर्ड पे बेस करती है, रिवॉर्ड देंगे तो वो अच्छा डाटा देंगे, जिसे कमीशन या सेल्स रिवॉर्ड देते हैं तो वो डाटा प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज वो भी डाटा नहीं प्रोवाइड करेंगे और कंज्यूमर को ठीक तरीके से डील नहीं करेंगे। इसीलिए इसी तरह इसकी वैल्यूएशन में आप लिख सकते हैं कि ये भी एस्टिमेशंस की बात कर सकते हैं। ओवरऑल आपने वैल्यूएशन के अंदर ये भी लिखना है कि जितना भी टॉपिक हम पढ़े ये इनएक्यूरेट हो सकता है, ये एस्टिमेटेड है। जिस तरह वेदर फोरकास्ट गलत हो जाती है, इस तरह सेल्स फोरकास्ट भी गलत हो जाती है। और अगर जब ये गलत होती है, इफ इट हैज इनएक्यूरेसीज, तो जो बाकी डिपार्टमेंट की वर्किंग है वो भी अफेक्ट हो सकती है। तो ये इसका वैल्यूएशन है। अब जब ये क्वेश्चन आज रेज किया गया कि इन चारों मेथड्स में से कौन सा मेथड जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि हम पेपर 3 की तैयारी कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग द पेपर 3, इसमें जो आंसर होगा वो जनरल पर्पस तो नहीं होगा, उसमें आंसर ऑब्वियसली वो जो डाटा केस प्रोवाइडेड है उसको उसके अकॉर्डिंगली होगा, तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सजेस्ट करना होगा। और ये ड्यूरिंग द एग्जाम आपके पास ये राइट होगा इवेल्युएशन में कि आप अपनी राय, अपनी ओपिनियन, जजमेंट के अकॉर्डिंगली उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि ये मेथड जो है इसके लिए सही है, सूटेबल है, और ये इसके जो सेल्स फोर कॉस्ट का डाटा कंडक्ट करने में हेल्प कर सकता है, और जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने में इसकी हेल्प कर सकता है। सो आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो 4 टेक्निक्स को समझना था, जिनमें आपने देखा है कि सबसे पहले जो पहली टेक्निक सेल्स फोर कॉस्ट, सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट, जिसमें सेल्स फोर्स को यूज किया गया, ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट में इंटरनल एक्सपर्ट जो आपके सीनियर मैनेजर्स उनके डाटे को यूज किया गया, डेल्फी में एक्सटर्नल थर्ड पार्टी एक्सपर्ट्स को कॉल किया गया और उनसे ओपिनियंस लिए गए और कंज्यूमर से ओपिनियन लिए गए through consumer service. This is all about the sales forecast techniques and uses. You people can ask the question if you want to ask anything from your teacher. Allah Hafiz.